नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और इसी के साथ मैं श्वेता परमार आप सभी दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए बढ़ते हैं आज की विशेष खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। वैलेंटाइन डे को लेकर जुब्बा सनी पार्क में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। दिन भर पार्क में रही भीड़। उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद ने जिले के विकास को लेकर अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आम बजट को लेकर विपक्ष पर साधा निशाना। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत संघ के प्रांतीय कार्यालय का किया लोकार्पण। और जिले में 17 फरवरी से होने वाली मैट्रिक परीक्षा की तैयारी जिला प्रशासन ने की पूरी। तो ये थी आज की विशेष खबरें। अब खबरें विस्तार से। जिला प्रशासन द्वारा वैलेंटाइन डे को लेकर जुब्बा सनी पार्क में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। वहीं दिन भर पार्क में लोगों की काफी भीड़ लगी रही। वैलेंटाइन डे को लेकर कई हिंदूवादी संगठन द्वारा धमकी दिए जाने के बाद जिला पुलिस प्रशासन द्वारा जुब्बा सनी पार्क में सुबह से ही भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। यहां तक कि पार्क के अंदर भी पुरुष और महिला पुलिस बल घूमते नजर आए। हालांकि पार्क के बाहर हिंदूवादी संगठन द्वारा पुलवामा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि भी दी गई। सुरक्षा को लेकर जुब्बा सनी पार्क में तैनात मजिस्ट्रेट ने बताया कि पूरे पार्क परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस बल की तैनाती की गई है। बंद है, हमारे पुलिस के जवान, हमारे दंडाधिकारी सभी लोग यहाँ उपलब्ध हैं और आशा करते हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से ये जो कार्यक्रम है लोगों का वो निपट जाएगा। किस तरह का निर्देश दिया गया है? निर्देश तो बहुत खास नहीं है, जो भी है शांतिपूर्ण विधि व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सभी को दी गई है और सभी लोग अपना अपना कार्य निर्वहन अच्छा से कर रहे हैं। वैलेंटाइन डे को लेकर शहर में सुबह से ही युवाओं में काफी जोश देखने को मिला। रविवार का दिन होने के कारण जुब्बा सनी पार्क में नई शादी हुए जोड़े काफी देखने को मिले। सभी जोड़े एक दूसरे का हाथ थामकर तन्हाई में कुछ पल साथ बिताते नजर आए। नए जोड़े ने बताया कि वैलेंटाइन डे के साथ साथ वह पुलवामा में हुए शहीद जवानों को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। एक्चुअली मैं आज बच्चे के साथ निकली हूँ, तो ऐसा कुछ है नहीं कि हाँ स्पेशल वैलेंटाइन को लेकर के, क्योंकि ये हमारा ये फॉरेन कल्चर को जो बढ़ावा देने की बात है और इंडियन कल्चर को हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं, तो उस चीज़ों को बंद करना है। और हम जो भी एक्टिविटी करते हैं वो लोगों के लिए मैसेज ही जाता है, तो अपने एक्टिविटी को इंडियन कल्चर की ओर मोड़ते हुए इस चीज़ को बढ़ावा देना है। हम कोई ऐसी चीज़ नहीं करें जो हाँ ये फोकस करे कि आज वैलेंटाइन स्पेशल करने जा रहे हैं या फिर कुछ दे रहे हैं, स्पेशली अपने हस्बैंड को गिफ्ट दे रहे हैं। तो आज बच्चे के साथ स्पेशली आदमी बस घूम वैलेंटाइन डे नहीं मना रहे हैं हम लोग, आज पुलवामा शहीद का ये मना रहे हैं, इसलिए वैलेंटाइन डे को प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो वेस्टर्न कल्चर है हम लोग को जो तेज़ी से अडॉप्ट कर रहे हैं स्पेशली यूथ, तो उनको जो हमारा इंडियन कल्चर है या जो हमारा इंडियन हिस्ट्री है हम लोग उसकी तरफ भी जाना चाहिए। लेकिन आजकल के यूथ हैं जो वेस्टर्न कल्चर को बहुत तेज़ी से फॉलो कर रहे हैं और उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी हो रहे हैं। क्या मैसेज रहेगा आज के दिन, क्योंकि वैलेंटाइन डे भी है, तो युवाओं के लिए क्या मैसेज रहेगा? युवाओं के लिए मैसेज है कि वैलेंटाइन डे कोई भी डे स्पेशल होता है, बट एवरी डे इज़ स्पेशल, हर दिन कुछ ना कुछ होता है। तो नॉट ओनली वैलेंटाइन डे, आज जो भी डे है हमको सब कुछ सेलिब्रेट करना चाहिए। और ये एक दिन की बात नहीं होती है, अगर आप सही से सोचें तो हर दिन आपके लिए स्पेशल डे है, तो आप सब दिन के लिए कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करें। और सबसे अच्छी बात है कि आप अपने लिए जितना समय निकालें, कंपैरेटिवली जो हम भीड़ की तरफ जाते हैं। समाहरणालय सभा कक्ष में उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद ने जिले की विकास योजना को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। समाहरणालय सभा कक्ष में रविवार को उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद की अध्यक्षता में राजस्व संग्रहण एवं बुडको के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। साथ ही उप मुख्यमंत्री ने जिले के विकास कार्य पर चर्चा करते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया।
वहीं बैठक में बिहार राज्य भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय, नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, जिलाधिकारी प्रणव कुमार सहित अन्य जनप्रतिनिधि के साथ कई विभाग के अधिकारी मौजूद थे। कलमबाग चौक स्थित संघ के प्रांतीय कार्यालय का लोकार्पण आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने किया, जिसमें डिप्टी सीएम सहित कई मंत्री शामिल हुए। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संघ संचालक मोहन भागवत जिले में 3 दिवसीय दौर अंतिम दिन रविवार को जिले के औराई स्थित राजखंड में किसान गोपाल प्रसाद शाही के जैविक खेती देखने पहुंचे। इसी क्रम में पहले गौ पूजन की, फिर स्वदेशी अभियान को मजबूती देने के लिए गोपाल प्रसाद शाही के द्वारा की गई जैविक खेती का अवलोकन किया। वहीं आसपास के प्रमुख किसानों और युवाओं को जैविक कृषि के फायदे के बारे में समझाया। आपको बता दें कि 2011 में जैविक खेती करने की शुरुआत गोपाल शाही ने ही की थी, जो बढ़कर 2014 में 12.5 एकड़ जमीन में देववती जैविक उद्यान की शुरुआत की गई। इस उद्यान में मसूर, राई, तरह तरह के फल, कई प्रकार की सब्जी आदि का उत्पादन किया जाता है, जिसमें सामान्य खेती से 10 से 20% अधिक उत्पाद हो रहा है। वहीं औराई से लौटने के बाद राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संघ संचालक मोहन भागवत कलमबाग चौक स्थित मधुकर निकेतन में आयोजित नवनिर्मित मधुकर निकेतन के लोकार्पण समारोह में शामिल हुए। लोकार्पण की शुरुआत हवन पूजन के साथ शुरू हुई। फिर मंच पर भवन निर्माण से जुड़े कर्मियों को संघ चालक ने सम्मानित किया। साथ ही अपने संबोधन में मुजफ्फरपुर से जुड़े संघ की बात कही। आगे वो क्या करेगा मालूम नहीं, उसकी परवरिश करने वाले माता पिता है तो ठीक ही है, नहीं है तो क्या मालूम नहीं। ऐसा ही हमारा संघ है, क्योंकि ये काम अपनों के लिए अपने मन से करने का काम है। जैसा हमारे विभाग संचालकों ने बताया, एक शब्दों में अगर हमको संघ का वर्णन करना है तो ये और कोई होगा। आवश्यकता है, पूरी आवश्यकता होती है तो पूरी करने के प्रयास भी होते हैं। कोई अच्छा करता है, कोई कम अच्छा करता है, कभी कभी कोई बुरा भी कर बैठता है। ये सब दुनिया में चलते रहता है, वो किसी के लिए रुकता नहीं, या किसी के कारण हुआ ऐसा कहना भी गलत है। क्योंकि मनुष्य क्या करता है, इससे ज्यादा महत्व की बात है मनुष्य कैसा है। करने वाले तो बहुत थे, संघ आज जो काम कर रहा है, तो संघ पहली बार भारत में नहीं कर रहा है, और उन कई कामों में तो पूर्ववर्ती लोगों ने जो संघ के नहीं थे, क्वचित संघ के विरोधी भी थे, ऐसे लोगों ने किए हुए कामों से भी सीख कर हम तो ये काम होते करते हैं हम, इसमें बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये काम हमसे होते हैं, ये बड़ी बात है। क्योंकि हम लोग कौन है, अब हम लोग लाखों हैं, आज पहले कम थे, आज लाखों है। हम इतना कर सकते हैं, ऐसा समाज देख सकता है, ऐसा कुछ आज खड़ा हुआ है। बल तो हमारा हमेशा था, आज भी है, कल भी रहेगा और बढ़ता जाएगा। संघ के काम में करना है, दिखना नहीं है, और इसलिए दशकों तक स्वयं जो काम करते रहते, लेकिन दिखते नहीं है, और दिखते नहीं है तो कोई उनको सराहता भी नहीं है, उनको चाहिए भी नहीं। हमारे क्षेत्र संचालक जी बबुआ जी थे, वो कहते थे कि हम कोई अमीरों के टेरेस पर गमले में उगे हुए फूल नहीं है जो हर कोई देखे सराहे, हम तो बनफूल है। किसी ने हमारी चिंता नहीं की, हमने सब सहन किया, हमने धूप झेली, ठंड खाई, और हम बढ़ते चले गए। हमने कभी जिंदगी में हमारे प्रति किसी का कोई अच्छा शब्द सुना नहीं, उसकी हमको आदत पड़ी। अब ऐसे में कुछ ऐसा हो जाता है और दिखने वाला खड़ा हो जाता है तो लोग कहते हैं, और बड़ा आनंद भी होता है और भावनाएं भी उमड़ती है। क्योंकि सब स्वयं सुख जानते हैं कि भवन आज खड़ा हुआ है, उसके लिए परिश्रम हमने आज किया है। लेकिन ऐसा भवन खड़ा हो, उसके लिए प्रेरणा देने से लेकर तो परिश्रम करने वालों तक एक फौज खड़ी हो काम करने वाली,
इसको करने वाले नींव के पत्थर तो यहाँ आकर काम करके चले गए, सबका स्मरण करना भी असंभव। और आज के स्वयंसेवकों ने सबको देखा भी नहीं है, मैंने भी सबको देखा। तो मधुसूदन बापट जी से लेकर या उसके भी पहले काशीनाथ जी वगैरह से सब लोग आए होंगे यहाँ। उनको मधुसूदन जी को देखा है, मैंने उसके पहले तो लोगों को नहीं देखा। और बाद में जितने सारे नाम लिए गए सबको देखा ही है। वो दिन भी देखे हैं जब रामदेव चौक के उत्तर पर पैदल फिर सूता पट्टी पे और हम बढ़ जाते थे, राया बालूघाट जाना है या उधर माड़ीपुर से उधर परे जाना है तो भी जाने के लिए पैदल ही जाना पड़ता था या साइकिल होती थी। कार्यकर्ता मिल गए, फुर्सत में है तो मोटरसाइकिल पर जाते, ऐसे दिन थे। और एक कमरे में कितने लोग सोते थे, या उसके भी पहले ऐसे दिन रहे होंगे, वो मैंने भी देखे कि एक आदमी के भोजन में कितने आदमी भोजन करते होंगे। पुलवामा में शहीद हुए जवानों की याद में कई सामाजिक संगठनों द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। राष्ट्रवादी विचार मंच के सदस्यों के द्वारा रविवार को वैलेंटाइन डे के विरोध में ब्लैक डे के समर्थन में मिठनपुरा स्थित जुब्बा साहनी पार्क के मुख्य द्वार जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में मारे गए शहीद सेनानियों की दूसरी वर्सी पर शहीद सेनानियों की तस्वीर पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। वहीं मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता वैभव मिश्रा ने कहा कि पिछले कई वर्षों से पश्चिमी कुसभ्यता वैलेंटाइन डे का विरोध करते आ रहे हैं। हमारा मकसद किसी व्यक्ति विशेष के मौलिक अधिकारों का हनन करना नहीं है, सिर्फ सार्वजनिक स्थलों पर फैलाए जाने वाले अश्लीलता का विरोध करना है। पुलवामा में 2019 में हुए आतंकी हमले में मारे गए वीर सेनानियों के सम्मान में ब्लैक डे मना रहे हैं। पश्चिमी सभ्यता वैलेंटाइन डे का विरोध करते हैं और आज के दिन भी पुलवामा में शहीद हुए सेनानियों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से वैलेंटाइन डे का विरोध किए हैं, क्योंकि आज हमारे हिंदू के जो मुखिया कहलाते हैं सर संचालक आदरणीय मोहन भागवत जी शहर में है। हम नहीं चाहते कि किसी प्रकार का उपद्रव और कोई उपद्रव इस जत्था में घुस जाए और उपद्रव मचा दे जिनकी उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हो। और वैलेंटाइन डे का विरोध हम लोग विगत कई सालों से करते आ रहे हैं और आप 3 सालों से आज ये तीसरा साल है जब आप मुजफ्फरपुर शहर में एक भी जगह किसी भी सार्वजनिक स्थलों पर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी आपत्तिजनक स्थिति में कोई भी प्रेमी युगल नजर नहीं आया है। ये आपने भी महसूस किया, यहाँ के शहरवासियों ने भी महसूस किया, ये हमने भी महसूस किया। तो हमारा भी वही विरोध है कि आप आपत्तिजनक स्थिति में ना रहे, सार्वजनिक स्थलों पर आपत्तिजनक स्थिति से बचे। बाद बाकी हम आपके मतलब मौलिक अधिकारों का हनन करना नहीं चाहते हैं। वहीं बिहार छात्र संघ के द्वारा भी वैलेंटाइन डे के विरोध में और ब्लैक डे के समर्थन में मिठनपुरा स्थित जुब्बा साहनी पार्क से कैंडल मार्च निकालकर पानी टंकी चौक पर सभा में तब्दील हो गया। वहीं सभा को संबोधित करते हुए संघ के नेता ने कहा कि पश्चिमी सभ्यता वैलेंटाइन डे का विरोध करते हैं। बिहार छात्र संघ के द्वारा शहीद दिवस मनाया गया, जो कि आप अगर किसी से भी पूछिएगा कोई भी नौजवान से कि 14 फरवरी को क्या है तो वो एक शब्द में बोलेंगे कि वैलेंटाइन डे है। लेकिन हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हुए पुलवामा में जो शहीद हो गए थे, हमारे 45 से भी अधिक जवान आतंकी हमला में शहीद हो गए थे, उन सभी शहीद जवानों को नमन करते हुए, उन सभी को याद करते हुए, भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए हम लोगों ने जुब्बा साहनी पार्क स्मारक स्थल से हम लोगों ने दीप जला करके कार्यक्रम का शुरुआत किया और हम लोगों ने यहाँ से कैंडल मार्च निकाल करके पानी टंकी तक गया और फिर वहाँ से वापस हम लोगों ने जुब्बा साहनी पार्क तक आया। वहीं एक प्रयास मंच के द्वारा पुरानी गुदरी बलहाल खाना रोड स्थित मंच कार्यालय में पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद हुए वीर जवानों की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा कि आज के दिन ही 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में सीआरएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। ऐसे वीर जवानों की शहादत भुलाई नहीं जा सकती। हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। आज एक प्रयास मंच के द्वारा पुरानी गुदरी बहलखाना रोड स्थित एक प्रयास मंच कार्यालय में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज ही के दिन 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी ने विस्फोटक भरी कार से अपने सीआरपीएफ जवान के काफिला पे टक्कर मार दी थी, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे और इस घटना ने पूरे देश को रुलाया था। और जिनके बेटे भाई पति गए थे उनके घर आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और ऐसी शहादत को भुलाया नहीं जा सकता है। आज मंच के द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम किया गया जिसमें सभी लोगों ने शहीद जवानों के चित्र पर
पुष्प अर्पित कर सशक्त नमन किए। मंत्री बनाए जाने के बाद प्रमोद कुमार जिले में पहुंचे और बाबा गरीबनाथ की पूजा अर्चना की। गन्ना मंत्री एवं विधि मंत्री बनाए जाने के बाद प्रमोद कुमार जिले में पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने बाबा गरीबनाथ मंदिर में जाकर बाबा की पूजा अर्चना कर बिहार के लोगों की तरक्की की दुआ मांगी। बाबा की पूजा अर्चना करने के बाद मंत्री प्रमोद कुमार माखनसाह चौक पर पहुंचे, जहां आम लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि बंद पड़े चीनी मिलों की संपत्ति को नीलाम कर गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान किया जाएगा। साथ ही बंद पड़े चीनी मिलों की संपत्ति नए उद्योगपतियों को देकर उनसे चीनी मिल खोलने का आग्रह किया जाएगा और उनको उद्योग जो है खोलने के दिशा में हम लोग काम करेंगे। और ये जो चीनी उद्योग है नेशन के लिए इसलिए जरूरी है कि इस उद्योग के माध्यम से इसका बाई प्रोडक्ट एक एथेनॉल है और दूसरा इलेक्ट्रिक का उत्पादन है। तो जो एथेनॉल है वह पूरे देश में 20% इसका उत्पादन करना है, लेकिन अभी वर्तमान में ये मात्र 5% ही इसका उत्पादन हो रहा है। तो ये अगर 20% हो जाएगा तो जो विदेशी मुद्रा हम लोग का जो खर्च होता है वह बहुत सेफ साइड होगा। तो नेशन के दृष्टि से यह बहुत आवश्यक होगा। किसानों का भी बकाया काफ़ी है। किसानों का जो बकाया है इसके लिए कल मैं सभी चीनी मिलों के मालिकों के साथ बात किया था और उसमें जो बकाया है जिसमें 2 वाइटल बकाया है, एक सासा मूसा और एक मोतिहारी और एक क्या बोलते हैं रीगा। तो इन तीनों चीनी मिलों को हम लोगों ने कहा है कि इनकी जो प्रॉपर्टी है उसको नीलाम कर नियम संगत में और किसानों के जो बकाया है उसे भुगतान की जाए। इसके बाद मंत्री प्रमोद कुमार समाहरणालय पहुंचे, जहां जिलाधिकारी समेत मोतीपुर चीनी मिल के पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक की गई। इस दौरान मंत्री प्रमोद कुमार ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिया। शनिवार की देर शाम एक सनकी पति ने महिला थाना प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मियों पर चाकू से हमला कर दिया। शनिवार की देर शाम पुरानी बाजार स्थित महिला थाना में एक दहेज मामले के आरोप में महिला थाना प्रभारी पर चाकू से हमला कर दिया गया। वहीं आरोपी ने थाना प्रभारी को बचाने गए मुख्यालय डीएसपी के 2 बॉडीगार्ड पर भी हमला कर दिया। इस घटना में महिला थाना प्रभारी समेत 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार हाजीपुर के आर्यन कॉलेज निवासी सोनेलाल शाह ने अपने दामाद के खिलाफ दहेज मांगने और मारपीट की शिकायत महिला थाना में की थी। उन्होंने पुलिस को बताया था कि कुछ वर्ष पहले उनकी पुत्री की शादी कल्याणी स्थित किराए के मकान पर रहने वाले रंजीत से हुई थी। पिछले कुछ महीने से दहेज की मांग को लेकर शराब के नशे में वह उनकी बेटी के साथ मारपीट कर प्रताड़ित करता है। शनिवार को भी रंजीत अपनी पत्नी को घर में बंद कर पिटाई कर रहा था। तभी आस पड़ोस के द्वारा सूचना मिलने के बाद लड़की के माता पिता वहां पहुंचे। पहुंचने पर उन्होंने देखा कि रंजीत उनकी बेटी को घर में बंद कर पीट रहा है। जब लड़की के माँ बाप ने उसे बचाने की कोशिश की तब दामाद रंजीत ने उनके साथ भी मारपीट शुरू कर दी, जिसके बाद लड़की के माता पिता ने महिला थाना पहुंचकर इसकी शिकायत की। शिकायत के बाद महिला थाना की पुलिस ने आरोपी दामाद को हिरासत में ले लिया है। थाना पर पूछताछ के दौरान आरोपी रंजीत ने महिला थाना प्रभारी नीडू कुमारी पर चाकू से हमला कर दिया। शोर मचाने पर मुख्यालय डीएसपी बैजनाथ प्रसाद के 2 बॉडीगार्ड उन्हें बचाने पहुंचे, जिसके बाद आरोपी ने दोनों सिपाही पर हमला कर दिया। किसी तरह आरोपी को पकड़ के चाकू छीना गया। सूचना मिलने के बाद नगर डीएसपी रामनरेश पासवान व नगर थाना अध्यक्ष ने महिला थाना पहुंचकर आरोपी रंजीत को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी रंजीत ने स्वीकार किया है कि उसने गुस्से में पुलिसकर्मियों पर चाकू से हमला किया है। आरोपी रंजीत ने आगे बताया कि वो मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी कार्यालय के किसी विभाग में क्लर्क के पोस्ट पर तैनात था। शराब पीने की लत के कारण उसे निलंबित कर दिया गया, जिसके बाद वह ठेला पर पिज्जा बर्गर बेचकर घर परिवार चलाता है। लोग से कहा कि नानी जी आप चले आइए यहाँ पर केमारी बंद करके रंजीत आपको बेटी के मार रहा है, तो हम कहीं छुड़ा दीजिए बउआ। तो ना हमसे नहीं छूटेगा, केमारी बंद है तो कैसे छोड़ेंगे। बस सब मिल के केमारी तोड़ा कल्याणी पर के तोड़ के तो उसको निकाला है। से आप आना तो एक बार नहीं आना तो आपको भी मारेगा।
महिला थाना लेके आना। कब शादी किए थे बेटी का? देखिए ना नाती नतनी का सर, कब किए थे? हमारा इतना याद, पढ़ल लिखल नहीं है, उतना याद नहीं। मारपीट क्या करता है आपकी बेटी के साथ? मारपीट करता है खाने देने के चलते, नौकरी तो छूट गया, सरकारी नौकरी था। जो मेरा भाई है ना, मतलब कि ना आया हुआ था, तो वही मम्मी कहीं धूप में चल रहा था, बोले हुए पापा कि घर से बाहर नहीं निकलने के लिए, घर में रहने के लिए, मारते हैं बिना मतलब का, इसलिए मम्मी को मारने लगा बिना। शाम में पुलिस गया था? हाँ। क्या हुआ? पुलिस गया था तो क्या हुआ? पुलिस गया तो हम लोग आ गए, तो भाई पापा हम लोग को कहा गाड़ी से निकलो, तो नहीं बोले कि हम भी चलेंगे, तो फिर यहीं पे आके इसे मारपीट करने लगा। किसके साथ मारपीट किया? पुलिस अंकल की, पुलिस आंटी के साथ। हाँ। क्या किए हैं वो? कैसे मारपीट किए हैं? थोड़ा सा लोगों ने वो आए तो भाई बोले कि ऐसे क्यों मारता है भाई, पुलिसकर्मी पूछा है। हाँ ऐसे क्यों मारते हैं मतलब कि साईं, तो भाई पापा को गुस्सा आ गया, बस रे तो करके बात करे थे ना, तो भाई उसी में गुस्सा आ गया, तो भाई पे हाथ छोड़ने लगा। किस पे? पुलिस पे? हाँ। तो उनको कैसे चोट लगा है? चाकू से भी हमला किया? हाँ चाकू लेके आए थे। मैडम से भिड़ा हुआ था। अच्छा। तो हम लोग पहुंचे, उसको छुड़ाने लगे, जब चाकू निकाल दिया जेब से, चाकू में पकड़े, उसका चाकू मेरे हाथ में लग गया, ये आगे चाकू उनके ऊपर चाकू चला दिया। अच्छा, तो चाकू लेके आया था क्या? दो चाकू लेके आया। अगर समय रहते आप नहीं पहुंचते तो फिर? हाँ तो मार देता, हम ही लोग पर वार कर दिया। चाकू ना देखते तो मार देता वो, ये चाकू देखते मैं चाकू एक चाकू उसके हाथ पकड़ लिया। जिले में पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आम बजट पर विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि विपक्षी पार्टी द्वारा किसान आंदोलन को भड़काया जा रहा है, बजट किसानों के हित में है। शहर के मिठनपुरा स्थित एक निजी सभागार में रविवार को देश के आम बजट पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने आम बजट की विशेषताओं को बताया, साथ ही कोरोना और किसान बिल सहित सरकार द्वारा दी जा रही किसानों के लाभ के बारे में विस्तृत जानकारी दी। वहीं विपक्ष पर किसानों को लेकर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 1,13,000 करोड़ रुपए सीधे सीधे किसानों के खाते में पहुंच गया। किसानों के हित के लिए यह सरकार काम करती है। साथ ही कहा कि कांग्रेस ने देश के किसानों को मजदूर बना दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का जो लक्ष्य है, हम गरीबी भी मिटाएंगे, अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे और भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे, किसानों की आमदनी को दुगनी करेंगे, स्वच्छता अभियान चलाता रहेगा। इस दौरान किसान आंदोलन को लेकर कहा कि विपक्ष की दुकान बंद हो गई थी, इसको खोलने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। साथ ही कांग्रेस के एक नेता पर निशाना साधते हुए कहा कि एक समय प्याज का सबसे बड़ा स्टॉकिस्ट ही एक कांग्रेस नेता था और उसने प्याज को समुद्र में डालकर हंगामा कर दिया था। वहीं इस प्रेस वार्ता में बिहार सरकार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, सांसद सह प्रदेश उपाध्यक्ष अजय निषाद, डॉक्टर राजेश कुमार वर्मा, बेबी कुमारी, बरुराज विधायक डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष रंजन कुमार सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित हुए। बीमार प्रदेश कहा जाता था, उसी प्रकार से एक अवधारणा दुनिया बनी थी कि भारत युवा देश है। युवा देश इसको कहा जाता है जहां आबादी की लगभग 60% आबादी लगभग युवाओं की, वह देश सबल रहे, वह ऊर्जावान रहे, इसलिए उसका स्वास्थ्य रहना जरूरी है। और स्वास्थ्य एक बड़ा कारण है कि गरीबी का, पिछड़ापन का। अगर एक गरीब परिवार में अगर कोई बीमार पड़ जाता है और लाखों की खर्च की जब स्थिति आ जाती है, तो उसको कर्ज में ले लेना पड़ता है, घर बेचना पड़ता है, दूसरे के यहाँ अपने परिश्रम श्रम को बंधक रख देना पड़ता है और वह अपना जीवन भर वह उभर नहीं पाता। इसलिए उसमें अच्छे चिकित्सा महाविद्यालय खुलेंगे, अच्छे उसमें पढ़ाई की व्यवस्था होगी, डॉक्टर ज्यादा से ज्यादा बनाए जाएंगे और अस्पताल अच्छे होंगे, वहाँ इलाज की अच्छी सुविधा होगी। तो इस प्रकार से और सस्ती इलाज की वहाँ व्यवस्था होगी। ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख रुपए प्रत्येक वर्ष आयुष्मान भारत योजना के तहत, जो दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है, उसके तहत तो लगभग 50 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचता है। पहुंचने का उसमें लाभ पहुंचाने वाले लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और
करोड़ से ऊपर लोगों को, तो इससे अब तक इलाज इससे हो गया है। फिर भी आयुष्मान भारत से एक इलाज, लेकिन संपूर्ण भारत के 130 करोड़ देशवासियों के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर प्रकार की सुविधाएं, बुनियादी ढांचा से लेकर एजुकेशन से लेकर इलाज से लेकर और उसको और अनुदान सुविधा से लेकर हर प्रकार की सुविधा उसको मिले, इसके लिए एक बहुत बड़ा बजट है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। इस प्रकार से मैं एक बात यह कहते हुए कि यह 21वीं सदी है और इस भारत के विषय में बहुत सारी भविष्यवाणियां की गई और कोविड काल से भारत लगभग उबर चुका है। जिस कोविड के भय से ऐसा हंगामा खड़ा करने की कोशिश इस देश के कुछ पार्टियां स्पष्ट कहने में मैं कहीं संकोच नहीं करूंगा कि कांग्रेस और समेत बिहार में आरजेडी पार्टी जैसे लोग एक हुआ खड़ा कर रहे थे। कोविड आया, यह प्रधानमंत्री के बूते से बाहर है, तो आज तक तो 74 वर्षों में लगभग 60 वर्ष तक तो कांग्रेस को लोगों ने देखा है। उस 60 वर्ष में किसकी क्या कुवत है, क्या सोच है, क्या उसका समर्पण है, क्या कितना वह देशवासियों के विषय में सोचता है, उसकी कुवत को तो लोग देखा है। नरेंद्र मोदी जी को तो देश भी देखी और दुनिया भी देखी कि इस कोविड काल में भी भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत रखे। कोरोना को उन्होंने पराजित किया। 130 करोड़ देशवासियों की सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन पूरी दुनिया ने देखा है। लोग मजाक कर रहे थे, ताली बज रहा है, थाली बज रहा है, लेकिन वो हमारी एकता का, एकजुटता का और संकल्प का प्रतीक था कि हम कोविड से भयभीत नहीं है, कोविड को हम पराजित करेंगे और उससे हम उबरेंगे। गरीबी मिटाने का लक्ष्य जो इस देश का है, माननीय प्रधानमंत्री जी का है, हम गरीबी भी मिटाएंगे, अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेंगे। नासिक के मार्केट तक, मुंबई के मार्केट तक पहुंच गया। आने वाले दिनों में इसका और ज्यादा लाभ मिलेगा। इस प्रकार से आप देखे हो कि हर क्षेत्र में सेना से लेकर कला संस्कृति से लेकर विभिन्न क्षेत्र, व्यापार से लेकर अब आज हमारी बहनें फ्लाइट उड़ा रही है, पायलट बन रही है और हर प्रकार से देश की सुरक्षा के लिए वो आगे बढ़ रही है। 14 फरवरी की आधी रात से मैठी टोल प्लाजा पर फास्ट टैग हो जाएगा अनिवार्य। मुजफ्फरपुर दरभंगा NH57 स्थित मैठी टोल प्लाजा पर 14 फरवरी यानी आज आधी रात से आवाजाही के फास्ट टैग को अनिवार्य कर दिया जाएगा। विशेष प्रस्तुति के लिए बनाए गए केस लेन को भी 14 फरवरी की आधी रात से बंद कर दी जाएगी। इसे सख्ती से लागू करने को लेकर टोल पदाधिकारी व कर्मी लगे हैं। आपको बता दें कि फास्ट टैग के इस्तेमाल से न तेल समय का बचत होगा बल्कि लोगों को जाम से निजात मिलेगी। NHAI द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करने का निर्देश सभी टोल प्लाजा के कर्मी को भेज दिया गया है। वहीं कार्यकाल में जारी पत्र की प्रति जिलाधिकारी व SSP को दी गई है। साथ ही पत्र में स्थानीय टोल प्लाजा कर्मियों को होने वाली दिक्कतों में सहयोग करने का निर्देश दिया गया है। वो अकाउंट में आ जाएगा उसके। चालकों की क्या रुचि देखी जा रही है फास्टैग के लिए? रुचि क्या, अभी बेचैन हो रहे हैं, व्याकुल हैं कि हम लगवाएं कि नहीं लगवाएं। बहुत रिक्वेस्ट बहुत कर रहे हैं हम लोग, लेकिन लगवाने को सहमत नहीं है। तो कहते हैं हम 2 घंटे खड़े रहेंगे लेकिन लगवाएंगे नहीं हो। 2 घंटे लाइन में खड़ा रहना मंजूर है लेकिन लगवाएंगे नहीं। जैसे कि कॉल वाले उनको कोई दिक्कत दे रहा है, कोई परेशान कर रहे हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है लेकिन फिर भी लगवाएंगे नहीं। मोतीझील में भगवान के नाम पर एक ढोंगी बाबा ने बुजुर्ग महिला से नगद समेत लाखों रुपए की ज्वेलरी ठगकर फरार हो गया। नगर थाना क्षेत्र के मोतीझील में रविवार की दोपहर करीबन 2 बजे एक बुजुर्ग महिला के साथ एक ढोंगी बाबा ने ठगी कर लिया और उसके पैसे व जेवर लेकर फरार हो गया। पीड़ित बुजुर्ग ने बताया कि भगवान के खुश होने की बात और कृपा बनाने की बात को कहकर एक ढोंगी बाबा ने उनके सभी जेवर उतरवा लिए और उसे कहा कि अपना पर्स यहीं पर छोड़ दे। 11 कदम चलकर वापस आए तब प्रभु की कृपा उन पर बरसने लगेगी और वह धन्य धान्य से परिपूर्ण हो जाएगी।
पीड़िता ने ठीक वैसा ही किया और 11 कदम चलकर जैसे ही वह वापस आई तो उन्होंने देखा कि वहां पर कोई बाबा मौजूद नहीं था और वह उसके पर्स और गहनों को लेकर फरार हो चुका था। पीड़िता ने इसकी सूचना नगर थाना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौका वारदात पर पहुंची और महिला को थाने बुलाकर फर्द बयान दर्ज करवाया। पीड़ित महिला सर सैयद कॉलोनी निवासी रमेश पांडे की पत्नी रीना पांडे बताई जा रही है। वहीं उसके पति रिटायर आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। मामले की शिकायत मिलने के बाद नगर थाना की पुलिस सीसीटीवी को खंगाल आरोपी ढोंगी बाबा की पहचान में जुट गई है। जीवन सुधार से लेकर के तो हमको पूजा के नाम पर 5 रुपया मांगा। उसके बाद एक आदमी पीछे से आया और वो भी बोला कि मैडम दे दीजिए, तो बोला पैसा नहीं, अगरबत्ती लेंगे। अगरबत्ती खरीदने के लिए नहीं। उसके बाद वही बोला कि से आप जो इसे मुट्ठी बंद कीजिए, आप पड़ी गरा है, वो दो सही से करने लगा। हम बार बार निकल रहे थे, लेकिन वो आदमी एक पीछे से जो आया था जो है सो रोक रहा था हमको, और उसी में बोला कि आप मुट्ठी बांधिए, 51 डेक चल करके आइए तो आपको जो है सो भगवान दर्शन होंगे ही करेंगे। और उसी जो है सो हमारा पर्स झोला रख लिया, बोला कि आप आगे से चल के आइए, तब तक को लेके गए। दिखने में कैसा था? देखने में दुबले पतले लंबे लड़का है। ब्लू कलर का नेवी ब्लू का शर्ट पहने हुए, जींस पहने हुए और उसी कलर का जैकेट, हाफ जैकेट पहने हुए। आप आई थी यहाँ पे? हम आए थे जीवन सुधा से जैसे पूजा का सामान लेने के लिए। झोला में पीताम्बरी है, मखान है, सामान पूजा का लिए हुए थे सब। पर्स में क्या था? पर्स में एक हाथ का बाला है, अंगूठी है, अथी है, आई जो है सो तो खुलवा लिया है। क्या करती हैं आप? हम हाउस वाइफ है, हम कुछ करते नहीं। अब वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। कहीं मजा ये देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से 8वीं वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। के रूप में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया, और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊँगी।
इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। 17 फरवरी से होने वाली मैट्रिक परीक्षा को लेकर जिलाधिकारी ने परीक्षा से संबंधित पदाधिकारियों को ब्रीफिंग कर कई जरूरी निर्देश दिए। बीआरसीसी भवन के सभागार में मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2021 के सफल आयोजन एवं स्वच्छ तथा कदाचार मुक्त परीक्षा के आयोजन की तैयारी को लेकर जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने केंद्राधीक्षकों, दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। समीक्षा करते हुए जिला पदाधिकारी ने कहा कि मैट्रिक वार्षिक परीक्षा का संचालन स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त कराना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि जिले में 74 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें लगभग 78,000 छात्र छात्राएं परीक्षा देंगे। परीक्षा प्रथम पाली में सुबह 9:30 से 12:45 तक तथा द्वितीय पाली में परीक्षा 2 बजे अपराह्न से लेकर 5:15 अपराह्न तक आयोजित होगी। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि जिले में विगत परीक्षाएं अच्छे माहौल में संपन्न हुई हैं। हम सभी को उसी प्रकार मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2021 का भी स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त वातावरण में संपन्न कराना है। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार के निर्देश के आलोक में जिले में आदर्श केंद्र के रूप में कुछ केंद्रों को चिन्हित किया गया है। इसके लिए इन आदर्श केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्था हेतु 25,000 प्रति परीक्षा केंद्र की दर से राशि भी मुहैया कराई गई है। आज सभी केंद्राधीक्षकों, मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारियों के साथ ब्रीफिंग की गई और उन्हें निर्देशित किया गया है कि हर हाल में परीक्षा की शुचिता मेंटेन करनी है। और यहाँ पर आज सभी उपस्थित पदाधिकारियों ने यह भरोसा दिलाया है कि परीक्षा को बिल्कुल निष्पक्ष और शांतिपूर्ण और शुचिता के साथ संपन्न कराएंगे। और इस बार 78,000 के आसपास विद्यार्थी मैट्रिक परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं और इंटर की परीक्षा में हम लोगों ने देखा कि काफ़ी बेहतर तरीके से परीक्षा का आयोजन हुआ है। तो हम लोग आश्वस्त और निश्चिंत हैं कि पूरी मशीनरी मिल करके इस परीक्षा को बेहतर तरीके से संपादित कराएगी। परीक्षार्थियों के लिए क्या कुछ संदेश है? परीक्षार्थियों के लिए संदेश है कि आपने जो पूरी मेहनत की है साल भर और साल भर आपको मौका मिला है स्वाध्याय का, तो उसको बेहतर तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से शांत चित्त होकर के परीक्षा के प्रश्नों को पढ़ेंगे और अच्छे से उत्तर देंगे, क्योंकि ये जीवन की एक महत्वपूर्ण एक कड़ी है मैट्रिक की परीक्षा। इसके बाद आपका आपका टारगेट क्या होगा, नया लक्ष्य क्या होगा, यहाँ से तैयारी होती है, तैयार होता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि मैट्रिक की परीक्षा में सारे परीक्षार्थी अपने स्वाध्याय का प्रयोग कर बेहतर परिणाम लेंगे। 10 मिनट पहले पहुंचने की बात है परीक्षा हॉल में। हाँ, परीक्षार्थियों को 10 मिनट पहले पहुंचने का दिया गया और इसके बारे में व्यापक प्रचार प्रसार भी किया गया है। और हम लोग प्रयास करेंगे कि बेहतर तरीके से यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो, जो ट्रैफिक व्यवस्था हो वो बेहतर हो, ताकि परीक्षार्थियों की किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। कितना सेंटर चिन्हित किए गए? मैंने बताया कि करीब 78,000 दे रहे हैं और डिफरेंट यहाँ पर अनुमंडल लेवल पर। तो इसके चूँकि अनुमंडल लेवल पर परीक्षा केंद्र संचालित किया जाना है, लेकिन दोनों अनुमंडल यहाँ मुख्यालय में होने के चलते कुछ आसपास के जगहों पर भी यहाँ परीक्षा केंद्र स्थापित किए। कोरोना काल को पालन करने के लिए कोरोना काल के पालन के लिए ऑलरेडी गाइडलाइंस निर्गत किए गए हैं और उन गाइडलाइंस का अनुपालन कराया जा रहा है। पुरानी बाजार नाका के समीप निजी विवाह भवन के सभागार में बिहार राज्य निकाय संघ पटना द्वारा कन्वेंशन का आयोजन किया गया। बनारस बैंक चौक रोड स्थित एक निजी विवाह भवन के सभागार में रविवार को बिहार राज्य स्थानीय निकाय संघ पटना के द्वारा 1 दिवसीय कन्वेंशन का आयोजन किया गया। वहीं सभा को संबोधित करते हुए बिहार कामगार यूनियन के अध्यक्ष
आर.एन. ठाकुर ने कहा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के वर्तमान स्थिति और कर्मचारी विरोधी नीति के खिलाफ सभी निकाय कर्मचारियों को एकजुट होकर सरकार के विरोध में आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। निकाय कर्मचारी महासंघ का कन्वेंशन हो रहा है। राज्य की ओर से निर्णय लिया गया है कि सभी नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों में कन्वेंशन करके कर्मचारियों की गोलबंदी की जाए। पहली बात तो यह है कि सरकार ने नई नियमावली बना दी है और नई नियमावली के तहत जो है जो नगर पालिका अधिनियम था उसमें जो है कुछ पद को अस्थायी करके और बाकी जो है तो तृतीय श्रेणी का कुछ और चतुर्थ श्रेणी के सारे कर्मचारियों का पद समाप्त कर दिया। अब जो है उस जगह पर कोई अस्थायी बहाली नहीं होगी। लंबे समय से 20 साल 30 साल से लोग काम करते आ रहे हैं और उनकी सोच थी कि हमारी सेवा अस्थायी हो जाएगी, हमारा वेतन बढ़ जाएगा, नियमित हो जाएगा। ये सारे उम्मीद पर जो है पानी फिर गया। ये सरकार का निर्णय जो है मजदूर विरोधी निर्णय हुआ है, इसका खिलाफ एक गोलबंदी की जा रही है। इसके साथ ही भारत सरकार का जो अभी चल रहा है 4 कोड को लागू करना, जिसने सारे 44 श्रम कानूनों को जो लोकतांत्रिक संविधान के तहत लड़ करके कर्मचारियों ने, मजदूरों ने हासिल किया था, इन सारे लोकतांत्रिक अधिकारों को ख़त्म कर दिया गया है और 4 कोड जो है बनाए गए हैं। इस 4 कोड में मालिक और नियोजक की मर्जी से मजदूर को रहना होगा, वेतन निर्धारण से लेकर के और उनकी सारे सेवा शर्त जो है मालिक का मर्जी से लागू होगा। जब चाहे रखे, जब चाहे हटा दे, इस तरह का जो है कानून बना दिया। ये 4 जो उनका कोड था उसको अब कानून बना दिया, पार्लियामेंट में जबरन जो है पास करा लिया। क्या रणनीति होगी इसको लेकर आ गया? हाँ, तो उसके खिलाफ भी लड़ाई जारी है मजदूर वर्ग की। पूरे देश में हड़ताल भी हुआ था 26 नवंबर को और इसके अलावा जो है वो हर रोज़ लड़ाई जारी है। इसी तरह से जो है किसानों के लिए 3 कोड बना करके और 3 कानून बना करके उनकी ज़मीन छीनने का, उनके ज़मीन का उत्पाद का बाज़ार, सारा चीज़ को जो है पूंजीपतियों का नेतृत्व में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का अधीन कर देना चाह रहा है। साथ ही जो है बिजली बिल लाकर निजीकरण करके जो बिजली के जरिए सामाजिक सुरक्षा थी कि भूमिहीन को मुफ्त में बल्ब दिया जाएगा, वो जो है किसान को जो है वो सब्सिडी पर बिजली दी जाएगी, ये सारी चीज़ ख़त्म की जा रही है। तो आम मेहनत कशों की सारी सुविधाएं छीनी जा रही हैं, कानूनी अधिकार छीने जा रहे हैं। इसके खिलाफ जो है एक नई गोलबंदी हो रही है। देश के किसान जो है वो दिल्ली को घेर कर बैठे हुए हैं, देश के मजदूर उनका समर्थन में उठ खड़े हो रहे हैं और जो है वो देश के गरीब गुरबा जो है वो जो है सामाजिक सुरक्षा अधिनियम को जो है समाप्त किया गया है, तो उसके खिलाफ जो है लड़ने के लिए खड़े हो रहे हैं। जनहित मंच के जिला कार्यालय में लीगल राइट विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। जनहित मंच के 6 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर रविवार को अघोरिया बाजार स्थित मंच के प्रधान कार्यालय पर लीगल राइट ऑफ एक्यूज बिफोर एंड आफ्टर अरेस्ट विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नवल किशोर प्रसाद सिन्हा, एसकेजी लॉ के निर्देशक सहित शहर के कई बुद्धिजीवी अधिवक्ता शामिल हुए। वहीं जनहित मंच के सचिव सुशील कुमार सिंह ने कहा कि बिहार में अधिकतर गिरफ्तार हुए व्यक्तियों को दिए गए अधिकार एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डीके बंधु प्रकरण में दिए गए दिशा निर्देश का हनन करने का शिकायत कई जगहों से सुनने को मिलती है। गठन के 6 वर्ष पूरा हुए हैं। इस अवसर पर आज लीगल राइट्स ऑफ एन पर्सन आफ्टर अरेस्ट एंड बिफोर अरेस्ट, इस पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें आज जिला बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री NKP सिन्हा एवं महासचिव श्री प्रवीण कुमार एवं डायरेक्टर एसकेजी लॉ कॉलेज श्री जयंत कुमार सिन्हा ने आज यहाँ के आम आवाम को अपने अपने विचारों से अवगत कराया और एक व्यक्ति का हिरासत के पूर्व और हिरासत के बाद क्या उनका अधिकार बनता है, इस पर विस्तृत रूप से चर्चा की। नया टोला स्थित निजी लॉज के सभागार में हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। नया टोला स्थित लॉज में जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। साथ ही जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन का चुनाव संपन्न भी किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से सभी पदों के नामों की घोषणा की गई।
सम्मेलन के दौरान कई विषयों पर चर्चा भी की गई। साथ ही आने वाले दिनों में संगठन की ओर से कई कार्यक्रम करने की घोषणा भी की गई। साहित्य सम्मेलन जिला मुजफ्फरपुर के आम सभा की बैठक हुई है और इसमें चुनाव हुआ है। संरक्षक से लेकर के जो कमेटी है उसका गठन किया गया है और इसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ पर आए हैं, जुटे हुए हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन के विषय में आप जानते हैं कि ये पटना में जिसका हेडक्वार्टर है उसी से हम लोग संबंधित हैं और संबंध भी है। ये पहले डॉक्टर शिवदास पांडे जी इसके अध्यक्ष थे और उनका चूँकि निधन हो गया इसलिए फिर से इसको इसका नई कार्यकारिणी बनाई गई है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा रिंकू शर्मा की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। भारत माता नमन स्थल पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल महानगर द्वारा संयुक्त रूप से रिंकू शर्मा की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इस सदस्यों द्वारा रिंकू शर्मा की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए महानगर संयोजक ने कहा कि रिंकू शर्मा एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे। उनके हत्यारों को तुरंत सजा मिलनी चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता है तो पूरे देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। हाल फिलहाल में दिल्ली में जो हमारे कार्यकर्ता का जो निर्मम हत्या किया गया है, श्री राम नाम बोलने पे हत्या किया गया है, उसी के लिए हम लोग केंद्र सरकार से माननीय राष्ट्रपति जी से आग्रह करते हैं कि जो भी इसका हत्यारा है उसको जल्द से जल्द फांसी की सजा होनी चाहिए। अन्यथा अगर ये कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग अभी शांतिपूर्ण ढंग से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हम लोग रोड पर भी निकलेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। राष्ट्र वर्ल्ड मार्शल आर्ट के द्वारा मालीघाट स्थित कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रविवार को मालीघाट चुनाभट्टी रोड स्थित राष्ट्र वर्ल्ड मार्शल आर्ट क्लब में इंडिया जेन डूशिन कराटे फेडरेशन के द्वारा अंतर जिला कराटे बेल्ट ग्रेडिंग टेस्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कि सारण, वैशाली, पश्चिमी चंपारण समेत जिले के लगभग 75 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस कलर बेल्ट टेस्ट प्रतियोगिता में इन सभी जिलों के आए राष्ट्र वर्ल्ड मार्शल आर्ट क्लब के खिलाड़ियों को बेल्ट प्रमोशन दिया गया, जिसमें कि रजत कुमार को ब्राउन बेल्ट, मोहम्मद असदुल्ला को ब्लू बेल्ट, रितेश रजक, बबली कुमारी, हिमांशु रोहित समेत कई खिलाड़ियों को प्रमोशन दिया गया। फेडरेशन के आयोजक ने बताया कि राष्ट्र वर्ल्ड मार्शल आर्ट का स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान कई खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया। राष्ट्र वर्ल्ड मार्शल आर्ट का जो है स्थापना दिवस मनाया गया था, एक्चुअली वार्षिकोत्सव, और इसके अवसर पे जो है आज इंडिया जेंडुशिन कराटे फेडरेशन की तरफ से 7th बेल्ट ग्रेडिंग टेस्ट रखा गया था, प्रतियोगिता रखा गया था, जिसमें कि आपको वैशाली से और फिर सारण से और ईस्ट चंपारण से और मुजफ्फरपुर के लगभग 80 से ज़्यादा खिलाड़ी भाग लिए, जिसमें कि ब्राउन बेल्ट में जो है यहाँ के रजत कुमार और सारण के आपको आदित्य राज को मिला है, और फिर ग्रीन बेल्ट जो है सारण के रितेश रंजन और मुजफ्फरपुर के लगभग 4 खिलाड़ी को मिला है। इसके अलावा बाकी सब खिलाड़ी ऑरेंज बेल्ट और येलो बेल्ट में हैं जो पार्टिसिपेट किए हैं। इसके साथ ही फर्स्ट प्लेस जो है सारण से रितेश रंजन को मिला है, सेकेंड प्लेस जो है स्नेहा कुमारी मुजफ्फरपुर की है उनको मिला है सिल्वर मेडल, और ब्रॉन्ज मेडल जो है आपको हिमांशु कुमार जो मुजफ्फरपुर के उनको मिला है। गोल्ड मेडल जो है जूनियर कैटेगरी में जो है लवकुश कुमार को उनको मिला है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।